सर, आपके पत्रकारिता सफ़र की शुरुआत कब और सर कैसे हुई और सर कैसी रही सर जर्नी सर? एक्चुअल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पत्रकार बनूंगा। ना तो कोई योजना थी, ना कोई मेरा ऐसा लक्ष्य था। चुनावी रणनीति में आपने किन उम्मीदवारों या पॉलिटिशियंस के लिए काम किया? कोई सफल उदाहरण? अपने यहाँ एक साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि ये आदमी महामंत्री तो बस ये महामंत्री अध्यक्ष नहीं बन सकता, ये आदमी पत्रकार तो ये नेता नहीं बन सकता, ये नेता है तो ये पत्रकार या दूसरा कुछ नहीं बन सकता। सर, जब आपके पास पत्रकारिता, विश्लेषण और जन समस्याओं में इतनी पकड़ है तो आप अभी तक राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं हुए सर? काफ़ी समय तक मैं राजनीति में था, तो मैंने राजनीति को छोड़ा, पत्रकारिता। सर, मोदी सरकार के किन फैसलों को या उनके नेताओं के लिए गए निर्णयों को आप असरदार मानते हैं? 11 साल में जो मोदी सरकार ने एक फैसला लिया, वो फैसला ऐतिहासिक था और असरदार था। राम मंदिर का निर्माण, उसकी तारीफ करना चाहिए। सर, आपकी दृष्टि में सतना का समग्र विकास कैसे संभव है? किन बुनियादी आधार पे आप विकास को देखते हैं, सतना का विकास? सतना व्यावसायिक सिटी मानी जाती थी। व्यवसाय यहाँ का बेस था, हमारा बेस डगमगा चुका। हेलो सतना, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं कुमार संत आज आया हूं आपके समक्ष एक नया पॉडकास्ट लेके। आज हमारे स्टूडियो के गेस्ट हैं रम्मू सिंह जी। रम्मू सिंह जी सतना के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनकी पहचान वरिष्ठता से नहीं, कट्टर ईमानदार वरिष्ठ पत्रकार है। रम्मू सिंह जी जैसे पत्रकार अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को अतसह मजबूत करते हैं। अपने जान की जोखिम की परवाह ना करते हुए भी आपको सच से रूबरू कराते हैं, सच दिखाते हैं, सच से सामना कराते हैं। आज के समय में जब ये कहा जाता है कि मीडिया बिक चुकी है, गोदी मीडिया है, मीडिया इकोनॉमी पे बात नहीं करती, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं करती, डेवलपमेंट पे बात नहीं करती, नेताओं के भ्रष्टाचार पे बात नहीं करती है, वहाँ पे रम्मू सिंह जैसे पत्रकार अपना सर्वथा धर्म निभाते हैं, आपको सच से सामना कराते हैं और हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करते हैं। ऐसे वीर को मेरा सत सत प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है और रम्मू सिंह जी का स्वागत। सर, आपके पत्रकारिता सफ़र की शुरुआत कब और सर कैसे हुई और सर कैसी रही सर जर्नी सर? एक्चुअल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पत्रकार बनूंगा। ना तो कोई योजना थी, ना कोई मेरा ऐसा लक्ष्य था। किन्हीं कारणवश मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई और मुझे सतना आना पड़ा। जब मैं सतना आया तो एक साप्ताहिक अखबार था, उन्होंने कहा कि आप लिखते बहुत अच्छा हैं, मेरी अखबार में लिखेंगे क्या? मैंने कहा लिख दूँगा। उस समय सतना के कलेक्टर मोहंती जी थे, तो मैंने पहला आर्टिकल लिखा था कि मोहंती अय्यास हैं, ये हेडिंग से खबर छपी थी। उस खबर ने ऐसा ब्लास्ट किया कि लोगों के ज़हन में ये तस्वीर बनी कि रम्मू सिंह कोई 10 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा राक्षस जैसा इंसान होगा जो ऐसा लिख रहा। ये तस्वीर कलेक्टर के भी दिमाग में थी। कलेक्टर ने पुलिस को दौड़ाया, कई लोगों को दौड़ाया कि ढूंढिए कौन है, किसने ऐसा लिख दिया। 2-4 दिन बाद मैं खुद मिलने पहुंच गया कलेक्टर के चैम्बर। मैंने जैसे ही पर्ची भेजी अंदर तो उन्होंने तुरंत बुलाया, बैठे, बोले यार एक हड्डी के इंसान हो यार, इतना खतरनाक लिखते हो। ये शब्द थे उनके। ना ठीक, आइंदा से ध्यान देंगे। बोले बैठो। बैठे, कुछ देर इधर उधर की बातें हुई। ये मेरी पत्रकारिता की शुरुआती पहली खबर थी। पहली खबर ने जो धमाका किया और इतनी लोगों के द्वारा इज्जत सम्मान मिला कि फिर पीछे लौट के देखा ही नहीं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया। सर, वो दिन आज का दिन, जैसी पत्रकारिता मैंने पहले दिन की वही पत्रकारिता मेरी आज तक है। सर, मैंने ये सपना में लोकल में भी सुन रखा है कि अगर किसी से ईमानदारी का शब्द पूछो और पत्रकारिता बताओ तो आपका नाम ले देते हैं। सर,
ये जनरल आम जन में सर ये रहा है कि अगर ईमानदारी और पत्रकारिता कहा तो उन्होंने आपका नाम लिया सर। सर, पत्रकारिता के दौरान आपकी किन किन प्रमुख नेताओं से मुलाकात या बहसें हुई सर? कोई एक यादगार वाकया, किस्सा सर? तो ये बहुत सारे नेताओं से और बहुत सारे लोगों से पत्रकारिता के दौरान मेरी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, कई मंत्रियों से, विधायक, सांसद, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। अगर यादगार पल की बात पूछेंगे तो उसे हम पत्रकारिता से जोड़ के तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो सम्मान मिला मुझे, वो पत्रकारिता के कारण ही मिला। रथ यात्रा के दौरान जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा निकल रही थी, उस समय मैंने लोगों को देखा कि लोग सिर्फ उनका पांव छूने, उनके नज़दीक तक जाने के लिए परेशान थे। सतना सर्किट हाउस में रुके हुए थे। ब्लैक कैट कमांडो बहुत ज़्यादा उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे। प्रभात झा जी अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे बड़े भाई जैसे बहुत मानते थे मुझे। तो उन्होंने सिक्योरिटी में ही किसी को भेजा कि वो रमनू सिंह है, उनको बुला लाइए। मुझे बाहर से बुलाया गया, मुझे अंदर ले गए। और अंदर जाने के बाद सर्किट हाउस में ये लाल कृष्ण आडवाणी जी खड़े हैं, ये प्रभात झा जी खड़े हैं, और ये मैं खड़ा हूँ और ये सिक्योरिटी खड़ी है। वो पल मेरे लिए बड़ा यादगार, इतना करीब से उनके पास खड़ा होकर और उनकी बातें सुन रहा था। तो ये मुझे पत्रकारिता के कारण ही ऐसा अवसर मिला। दूसरा यादगार पल था बाबूलाल गौर जी सीएम हाउस में। मेरी एक मैगजीन निकलती है, उद्घोष वार्ता एक्सप्रेस। 26 साल से वो मैगजीन निकाल रहा हूँ, जिसका संपादक मैं हूँ। उसमें मैंने 3 महीने पहले लिख दिया था कि बाबूलाल गौर जी सीएम बनने वाले हैं सर। बाबूलाल गौर जी ने देखा उस मैगजीन को तो अचंभित थे, मेरे से बोले, यार मेरे को बनवा दो ना सीएम। हमने कहा मैं थोड़ी बनवाऊंगा, जनता बनाएगी, नहीं आपकी पार्टी बनाएगी, आपको बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। तो बोले यार बनवा दो। जब बन गए तो फिर कई लोग हमारे साथ थे, कई लोग हम लोग मिलने गए सीएम हाउस। उसमें सतना के जुगल किशोर बागरी जी थे, निर्मलजीत सिंह सलूजा थे, धर्मेंद्र सिंह बिसेन जी थे, कई लोग थे, एक पत्रकार थे, शिवनी विधायक थे, अमानगंज के विधायक थे, कई लोग, 7-8 लोग हम लोग मिलने गए। बाबूलाल गौर जी बैठे तो हमको और जुगल किशोर बागरी जी को सामने बैठाया, बाकी सबको इधर उधर बैठा दिया। ठीक है, अब उनको मजाक सूझी तो बोले, यार बताइए, आपने मेरे लिए लिखा कि बाबूलाल गौर जी सीएम बनेंगे, देखो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा हूं, अब पीएम कौन बनेगा, अटल जी या आडवाणी जी? मैंने तुरंत उत्तर दिया था उनको कि दोनों नहीं बनेंगे। 2004 की बात है, और 2004 में मनमोहन सिंह जी पीएम बने थे, लेकिन झेप से गए थे बाबूलाल गौर जी कि सीएम की कुर्सी में, सीएम हाउस में बैठ के कोई बंदा ऐसा सामने सामने बोल रहा है, तो वो थोड़ा सा झेप गए। उन्होंने बात को चेंज किया, बदला, दूसरी कुछ बातें होने लगी। तो वो दृश्य भी मेरे एक सामने था। फिर उन्होंने कहा कि आप भविष्यवक्ता हो, तो मैंने कहा मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, विश्लेषण करता हूँ। तो उन्होंने कई बार मेरे से पूछा था कि ऐसा क्या विश्लेषण किया कि उमा भारती जी कुर्सी छोड़ेंगी और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने उनसे पर्सनली बताया था कि मेरा ये विश्लेषण था, इस कारण आप मुख्यमंत्री बने हैं या बनने वाले हैं, मैंने जो लिखा था। वो पल मेरे लिए बड़ा यादगार है। सर, आपके पत्रकारिता जीवन के सबसे यादगार और भावात्मक पल कौन से रहे सर? देखिए, मैं बड़ा एंजॉय करके पत्रकारिता करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। अब बिना तैयारी की मैं कोई पत्रकारिता नहीं करता। अगर किसी से भी सवाल पूछना है, किसी से बात करना है, तो उसकी तैयारी करके रखिए। होमवर्क पूरा रहता है सर आपका। अब इसके लिए आपको क्या है कि किसी से भी मिलना है तो आप समय ले लीजिए, फिर उसकी तैयारी करके जाइए। तो जब आप प्रॉपर होमवर्क करके किसी के पास भी पहुंचेंगे तो सबसे बेस्ट। एक बार यादगार पल यह है कि दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। कैंपेनिंग में मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। तो यहाँ पर मंच से जैसे ही उतरे तो कई पत्रकार थे, मैं भी उस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था, तो मैं भी चला गया।
जैसे वो मंच से नीचे उतर रहे थे तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि क्या कांग्रेस महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे नहीं चल रही है? तो उनका उत्तर था कि कैसी बात कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस महात्मा गांधी के आदर्शों पे तो चल रही है। तो हमने उनसे कहा, क्वेश्चन किया कि महात्मा गांधी जी शराब विरोधी थे और आपने अभी अभी पूरे प्रदेश में 1000 नई दुकानें खुलवा दी हैं शराब की। दिग्विजय सिंह के पास कोई उत्तर नहीं था। वो इधर मुंह किए और दौड़ के गाड़ी में बैठे निकल गए। ये यादगार पल है कि जब एक मुख्यमंत्री के पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, वो कितने बड़े भी नेता बन जाए, लेकिन अगर आप सवाल फेस नहीं कर सकते हो। इसके बाद आज की स्थिति की बात करूं तो 80% पॉलिटिशियन, जो कुर्सीधारी पॉलिटिशियन है, वो मेरे साथ इंटरव्यू करने, पॉडकास्ट बनाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं, बैठना ही नहीं चाहते। कुछ ने टाल मटोल किया, कुछ ने ऑफर भेजा, कुछ ने सिफारिश भेजी कि हम नहीं बैठ पाए। तो जब आपने कुछ किया ही नहीं है या कुछ आपने ऐसा किया है कि आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते, दो ही पहलू हैं। या तो आपने कुछ किया नहीं है पब्लिक के लिए, क्षेत्र के लिए, या तो कुछ आपने ऐसा काला पीला किया है कि आपको डर है, आप मेरे साथ बैठना नहीं चाह रहे। सर, आपके क्वेश्चन पूछने के, मतलब सवाल पूछने के से मुझे एक अच्छी चीज़ याद आई कि सर, एक वो कांग्रेस का दौर था जब मनमोहन सिंह से लोग हवाई जहाज में भी प्रश्न पूछ लेते थे, कभी भी आके वो ओपन मीटिंग को फेस करते थे, जवाब देते थे, ऐसा रहा है। बट मैं मोदी जी को देखता हूँ, ये एक मेरी पर्सनल शिकायत भी है कि वो मीडिया के प्रश्न नहीं लेते बहुत ज़्यादा। जैसे अभी उन्होंने निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट किया, तो बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो ये ले दे के आपको फील हो जाता है कहीं ना कहीं वैसे प्रश्न, कड़े प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। कड़ा प्रश्न नहीं, मैं आपकी बात से थोड़ी असहमति जता रहा हूँ। इसको हम कड़ा प्रश्न नहीं कहते, हम ये पूछते हैं कि पब्लिकली क्या पूछे हम आपसे। आपने जिसने प्रश्न किया उसने पब्लिक के लिए क्या पूछा। अगर कोई पत्रकार पूछता है कि आप जब पैजामा पहनते हो तो पहले दायां पैर डालते हो कि बायां पैर डालते हो, ये कौन सा प्रश्न है भाई? आप दायां डालो या बायां, उससे मेरा क्या लेना देना, उससे पब्लिक का क्या लेना देना? आप पब्लिक के लिए क्या कर रहे हो, ये सवाल क्यों नहीं सुनना चाहते हो? आप इंदिरा गांधी को कहते हो कि उसने आपातकाल लगाई थी, उसने घोषित आपातकाल लगाया था, आपने अघोषित आपातकाल लगा रखा है। कोई आपसे सवाल नहीं पूछ सकता, और किसी ने अगर अपने प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछा तो उसके खिलाफ FIR और दूसरे हथकंडे। ये क्या है? पता नहीं कितनी मीडिया के यहाँ आपने रेड डलवा दी। बिल्कुल। तो ये एक तरह से अंकुश लगा रहे हो आप, तो ये अघोषित आपातकाल जैसा है। सर, देखा जाए तो मीडिया जब अपना काम किसी भी लोकतंत्र में भली प्रकार नहीं करती तो खामियाजा सर्वथा सामूहिक रूप से उठाना पड़ता है। देखिए, सामूहिक रूप की बात करें तो हमारे देश की जनता पहले से ही गुलामी की मानसिकता ओढ़े हुए थी, लेकिन वर्तमान इस कार्यकाल में और ज़्यादा गुलामी की ओर मानसिकता को ओढ़ के बैठ गई है जनता। शिकंजा कसता जा रहा है। शिकंजा कसता जा रहा है कि आप सवाल नहीं पूछो। किसी व्यापारी ने आवाज़ उठाई तो उसके यहाँ रेड डलेगी, किसी मीडिया वाले ने आवाज़ उठाई उसके यहाँ रेड डलेगी, किसी पॉलिटिशियन ने कोई आवाज़ उठाई 2-3 बार 4 बार, विपक्षी दल के पॉलिटिशियन ने, तो उसको मुकदमों में घेर दिया जाएगा, उसको किसी जांच में घेर दिया जाएगा। ये हो क्या रहा है? उलझा देंगे आपको, आप परेशान नहीं तो उलझा, इतना तो अंग्रेजों ने ही नहीं किया था। इतने अत्याचार या इतने ज़्यादा परेशानियां तो अंग्रेजों ने नहीं खड़ी की थी भारतीयों के साथ, जो आज खड़ी की जा रही हैं। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो आप मीडिया का आज जो ओपन मीडिया है, बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर आप उनको देखिए तो सर वो मर्डर मिस्ट्री में इतना ज़्यादा घुल जाते हैं कि उनको देश में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं, कोई इकोनॉमी की बात नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं। अगर एक शब्द में कहें तो उनकी स्क्रिप्ट भी कोई दूसरा तैयार कर रहा है। कलम हमारी है, इंक दूसरे की है, कागज दूसरे का है, चेहरा मेरा है, जुबान मेरी है, आवाज कोई पीछे से रिकॉर्ड करके दे रहा है, खत्म। इसके बाद भरोसा नहीं कर सकते।
तो इसलिए मीडिया भी मीडिया नहीं रह गया। अर्निंग प्लेटफॉर्म है अब। सर ऐसे कौन से क्षण रहे जब आपकी पत्रकारिता ने सत्ता में बैठे नेताओं को जवाबदेही करने पे मजबूर कर दिया सर? कई पल हैं ऐसे। जब शुरुआत की पत्रकारिता की, उस समय मैंने बाबूपुर माइंस की एक रिपोर्टिंग की थी। पवन अहलूवालिया उस समय माइंस चलाते थे, केजेएस सीमेंट के आज जो मालिक हैं। तो मैं जाके वहाँ अंदर माइंस में जाके उनकी फ़ोटोग्राफी किया था, कैमरा लेके चलता था और उससे पूरी उनकी रिपोर्टिंग की। एक बड़ी खबर छपी, भोपाल के अखबार का ब्यूरो चीफ था मैं, उस अखबार में वो खबर छपी। उस समय सतना के सांसद सुखलाल कुशवाहा जी थे। उन्होंने उस मामले को शायद संसद में उठाया था, अखबार रख के उस खबर को। फिर इसके बाद उनको लंबी चोट पहुंची थी उसमें, उनको बहुत सारे बदलाव करने पड़े थे। वो श्रमिकों का शोषण करते थे, तो फिर प्रशासन ने शिकंजा कसा, उनमें बहुत सारी चीज़ें उनको करनी पड़ी और श्रमिकों को राहत मिली। वो एक मेरी बड़ी अच्छी खबर थी। अमरपाटन के किसी गांव में आज़ादी से लेकर आज तक 6 किलोमीटर सड़क नहीं बनी और उस 6 किलोमीटर में 2 गांव हैं। तो एक तिवारी जी हैं, हाई कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने कई बार मुझे टच किया कि आप शायद खबर उठाएं तो आपकी खबर से कुछ शायद। तो उन्हें मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया, अपने चैनल के स्टूडियो में वो आए। उनकी एक खबर मैंने वायरल की। उस खबर के बाद 3 किलोमीटर की सड़क बन गई। उन्होंने बाद में एक दिन फ़ोन किया कि 3 किलोमीटर की सड़क तो बन गई। तो हमने कहा आज़ादी के बाद आज तक 6 किलोमीटर सड़क नहीं बनी थी, एक आवाज़ उठाने के बाद 3 किलोमीटर की सड़क बन गई, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक सरकारी तालाब जिस पर लोगों ने कब्जा किया। कुछ लोगों ने कब्जा करने के बाद जैसे फर्जी कागज़ बन जाते हैं, तो फर्जी कागज़ भी आजकल बहुत आसान है। हिंदुस्तान में एक चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, ओरिजिनल बहुत देर से कोई भी कागज़ या कोई डॉक्यूमेंट्स बनता है, फर्जी बहुत जल्दी बन जाता है। ऐसे ही एक तालाब था जिस पे लोगों ने कब्जा किया, कुछ लोगों ने कागज़ बनवाया। एक अधिकारी हैं नगर निगम के, उन्होंने मेरे से कहा कि आप कलेक्टर साहब से अगर बोल सकते हैं इसको प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट तालाब करवा दीजिए, क्योंकि लोग प्राइवेट कर रहे हैं इस तालाब को और कब्जा कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनको व्हाट्सअप किया, उन्होंने बोला मैसेज करो क्या बात है, पूरा डिटेल भेजा। 1 महीने के अंदर उन्होंने उस तालाब को सरकारी घोषित कर दिया। बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ काम हमारे हाथों हुआ या हमारी पत्रकारिता की लाइफ में ऐसे भी सार्वजनिक काम हुए हैं। ऐसे ही सतना में एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम थी फुट ओवर ब्रिज की। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े रोड क्रॉस नहीं कर पाते, खासकर रिवर रोड। तो अमनवीर सिंह कमिश्नर थे नगर निगम में, आईएएस थे। उनसे 2-3 मुलाकात मेरी बड़ी अच्छी हुई और उनसे बैठा तो उनको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, दिल्ली पंजाब में बहुत सारे फुट ओवर ब्रिज बने हैं, यहाँ भी बना दीजिए। तो उन्होंने मेरे से पॉइंट पूछे, मैंने 3 पॉइंट बताया था, भरोत नगर, पतीरी और गहिरा नाला। तो गहिरा नाला वाले को उतैली की तरफ से जो लोग आते हैं और इस साइड रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है, उस फुट ओवर ब्रिज को इन लोगों ने खिसका के डिग्री कॉलेज के पास बना दिया। पहली गलती। दूसरा, जो 10-15 लाख में फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए था, बनना तो 5 लाख में चाहिए, लेकिन सरकारी है तो 15 लाख मान ले, उस फुट ओवर ब्रिज को इन्होंने कई लाखों में करोड़ तक बेच दिया, 1.5 करोड़ का बना दिया। तो वो किसी काम पर नहीं रहा और लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी उस साइड और इस साइड थी वो ढक गई, तो विरोध शुरू हो गया। होना यह चाहिए कि सीढ़ी टाइप का एक लोहे की जाली, जैसे हम लोग रेलवे क्रॉस करते हैं, उस टाइप का फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए। वैसे ही फुट ओवर ब्रिज दिल्ली और पंजाब तरफ बने हुए हैं, रेलवे जैसे बनाते हैं मोस्ट। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि अपने यहाँ स्मार्ट सिटी का बड़ा बजट था, तो लोगों को लगा कि यार 5 लाख में फुट ओवर ब्रिज क्या होगा, इतने में 1.5 करोड़ का बना दो। 1.5 करोड़ का बन गया। अरे 1.5 करोड़ में 20 फुट ओवर ब्रिज बन जाते हैं।
लेकिन हो गया, फिर इसके बाद 2 कैंसिल हो गए। आज की आवश्यकता जो महसूस की जा रही है, तो कम से कम रीवा रोड में 6 फुट ओवरब्रिज चाहिए। सर बिल्कुल, एक खीरमई रोड के पास जहाँ महेश्वरी है वहाँ पे एक चाहिए थोड़ा सा बड़ा सा। हम कितने स्मार्ट हुए हैं, स्मार्ट कैमरे लगा दिए गए जगह जगह स्मार्ट सिटी के नाम पे। तो इनको सिर्फ ये दिख रहा कि ट्रिपल सवारी गई, इसका चालान काटना है। किसी भी स्मार्ट टीवी के स्मार्ट चैनल में, मतलब स्मार्ट कैमरे में, कोई सड़क का गड्ढा नहीं दिखता इनको, ट्रैफिक जाम नहीं दिखता इनको, इन कैमरों में एक्सीडेंट नहीं दिखते कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। कितनी समस्या महसूस करते हैं स्कूल के बच्चे, यह इनको किसी कैमरे में नहीं दिखता। इसको थर्ड आई कहा गया है। तो हम तो इनको कहते हैं कि ये तो सिर्फ नोट कमाई आई है, कि जहाँ से हम नोट कमा सकते हैं वही बार हमको देखना है, समस्या हमको देखना ही नहीं। इस पर भी कई बार मैंने आवाज़ उठाई। जनहित के मुद्दे हैं, जनता प्रॉब्लम में है, जनता हमको बैठाती क्यों है? जिनको कुर्सियों में बैठाया है जनता ने, वो बैठाती इसलिए कि आप हमारे लिए हमारी समस्याओं का हल करो। रीवा रोड में मैंने देखा कई बार ऐसी समस्याएं। नाहर नर्सिंग होम से निकलकर एक महिला और एक वृद्ध महिला, 2 महिलाएं थी, रोड क्रॉस कर रही थी। उनको इस साइड कुछ सामान खाने पीने का लेना होगा, तो एक बुलेट वाले ने इतनी तेज एक्सीडेंट किया, इतनी तेज उनको ठोकर मारी कि वो करीब 6 फुट दूर जाके गिरी। और बुलेट गिरने के बाद करीब 2.5 मिनट तक ऐसे राउंड अप घूमती रही। वहाँ दुकानों में सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन कोई देखना चाहे तब तो दिखाया जाए। तो क्या स्थिति होती है ऐसे दृश्य देखने के बाद? लेकिन नहीं आता किसी को समझ में। तो पीड़ा होती है तो फिर मैं आवाज़ उठाता हूँ। भाई कोई तो आवाज़ उठाएगा ना, किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो बस यही है कि पत्रकारिता धर्म में जनहित के मुद्दों की आवाज़ उठाता हूँ, तो लोगों को उम्मीदें भी हैं। सर आपका यूट्यूब चैनल कुछ समय के लिए बंद हुआ था सर, उसके पीछे क्या कारण था? विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में चल रहे थे और आपत्ति पे आपत्ति जा रही थी। मुझे ये समझ में आया कि आज जो नेताओं ने बड़े स्तर पे अपना एक अलग आईटी सेल बैठा रखा है, तो आईटी सेल में एक विंग इन्होंने अलग से बैठा रखी है, शिकायत विंग। सर कंप्लेन करो। तो मेरी बहुत ज़्यादा कंप्लेन हुई। आखिरकार यूट्यूब चैनल ने 15 दिन के लिए बैन किया। यूट्यूब इंडिया मुझे मेल भी भेजा कि इस स्तर की शिकायत हुई है, चूँकि गवर्नमेंट लेवल की बात है, बड़े स्तर की बात है। उन्होंने मेल भी किया था कि आपकी कंप्लेन हुई है तो हम आपके 15 दिन के लिए आपका चैनल बंद कर रहे हैं। ऐसे करके मेरा 2 या 3 बार मेरा चैनल 15 दिन के लिए बंद किया गया। फिर मजबूरी में मुझे 2 और चैनल चालू करने पड़े। तो आज रामू सिंह के साथ एक सतना न्यूज और एक भोपाल न्यूज करके मैं 2 और चैनल पैरेलल चला रहा हूँ कि अगर कभी चुनाव में या किसी समय शिकायत करके एक बंद कराया गया कुछ दिन के लिए, तो 2 मेरे चालू रहेंगे, तो मतलब मेरी खबरें आती रहेंगी। तो इसलिए मैं ऐसा 3 चैनल चला रहा हूँ। सर आपकी चुनावी भविष्यवाणी सर, जिसे आज भी लोग याद रखते हैं, चुनावी यात्रा की कोई भविष्यवाणी जो आपने की हो? देखिए, चुनावी भविष्यवाणियाँ तो इसको नहीं कहना चाहिए, इसको विश्लेषण कहना। विश्लेषण। चुनाव में जब चुनाव होता है तो उसका विश्लेषण करना चाहिए, करता हूँ। इसी बार के विधानसभा चुनाव में मैं विश्लेषण करके खबर बनाई तो एक प्रत्याशी ने मुझे फ़ोन करके धमकाया। उसने धमकी दी कि तुम भगवान नहीं हो, कि अगर ये बोल दिया कि हम हार जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा चुनाव, ऐसा संभव नहीं है। मैंने उनसे बताया था फ़ोन पे कि यार मैं मीडिया में अपने खबरों का अपने को भगवान मानता हूं। अगर मैंने बोल दिया है कि आपकी जमानत जब्त हो रही है तो ये मेरा चुनावी विश्लेषण है, मैं कोई दैवी शक्ति नहीं हूं। चुनावी विश्लेषण है आपके क्षेत्र का कि आपकी जमानत जब्त हो रही है। वाकई में उनकी जमानत जब्त हुई। इसके बाद अब वो मेरे स्टेटस और स्टोरी बैठ के देख रहे हैं
उनको लगा था मैं विधायक बन जाऊंगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा। योजना सब यही बनाते हैं। ऐसे ही मैं चुराट गया था इस बार अजय सिंह राहुल जी के यहाँ। उनका विश्लेषण किया था कि वो 25 से 30 हज़ार के बीच में चुनाव जीत जाएंगे। लगभग 28 हज़ार से वो चुनाव जीते। भोपाल गया था एक बीजेपी के विधायक का विश्लेषण करने। उनका भी मैंने बताया था कि वो लगभग 40 से 50 हज़ार से वो चुनाव हार रहे हैं। उनके बड़े भाई को मैंने फ़ोन पे बताया कि आपके छोटे भाई चुनाव हार जाएंगे। यही हुआ। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, भोपाल में पत्रकार हैं, एक चैनल के हेड हैं। हम लोग भोपाल में एक साथ चुनाव के दौरान घूम रहे थे। घूमते घूमते मैंने उनसे बताया कि नरोत्तम मिश्रा जी इस बार चुनाव हार जाएंगे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार गृह मंत्री इतनी अच्छी स्थिति, वो चुनाव कैसे हार जाएंगे। तो हमने कहा वो आपके नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हार रहे हैं। नरोत्तम जी से मेरे भी अच्छे संबंध हैं। वाकई चुनावी रिजल्ट आया, नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हार चुके सर। तो ये मेरा एक विश्लेषण है, चुनावी विश्लेषण, जो काफी एडवांस है। अध्ययन है आपका सर इस चीज हाँ, में। इसके पीछे गहन अध्ययन है। गहन अध्ययन। तो उस गहन अध्ययन का नतीजा ये है कि अधिकांशतः रिजल्ट ऐसा ही हुआ है। लोकसभा के कुछ रिजल्ट मेरे विश्लेषण अनुरूप नहीं आए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ समय ऐसा चलेगा। सबके विश्लेषण गलत गए हैं। अगर हम ईवीएम की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप भी कांग्रेस के साथ हैं, तो मैं ईवीएम की चर्चा ही नहीं करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है, इतना बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है। अगर हमारे मोबाइल में कोई डिवाइस लगी हुई है तो हम सोचते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, ये बहुत सीक्रेट है, बहुत ये है। कुछ भी सीक्रेट नहीं है। जब भी देखिए 2-4 महीने में अपडेट के लिए कंपनियां हमको मैसेज करती हैं कि आप मोबाइल में ये वर्जन अपडेट करिए, तो हमको रिमोट से वो चलाती हैं। हम कुछ फहमी में है कि हम मोबाइल हमारा है, सब कुछ हम इसमें सीक्रेट रखें। कोई बात इसमें सीक्रेट नहीं है। बिल्कुल सर। डाटा तो लीक हो रहा है सर। डाटा में लीक हो रहा, आपकी फोटो वीडियो नहीं है। बिल्कुल। कुछ भी इसमें सेव नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। इसको कोई और चला रहा है। कैसे वो लोग वहां से अपडेट करवाते हैं? मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। एक कंपनी में मैंने फ़ोन किया कि आपके कंपनी का मेरे पास मोबाइल है और वो मोबाइल में बहुत ज़रूरी वीडियो और वो रखे हुए थे, फोटोज 3 साल पहले के, वो मुझे किसी ढंग से आप उपलब्ध कराएं। तो उन्होंने बोला कि आप अपना ईमेल, कंप्यूटर है? हमने कहा जी बैठा हूँ। तो बोले लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप अपना ईमेल चालू करिए। ईमेल चालू किया। उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करते जाइए। जैसे जैसा वो बोलते गए, मुझे 3 साल पुरानी फ़ोटो वीडियो दे दी उस कंपनी ने। तो उसके पास रखी हैं तब न दिया। तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, चुनाव में एक सलाह जरूर सरकार को दे सकता हूं कि आपने पूरी दुनिया का आधार कार्ड बना दिया, तो आप डिजिटल वोटिंग क्यों नहीं करवाते? अंगूठा लगाइए, आधार, और इधर वोट डालिए, थोड़ी देर बाद रिजल्ट ले लीजिए। न गिनती का झंझट, न पंचायत। जिसको जहां वोट डालना है वो अपनी विधानसभा का नंबर बताए और अपना आधार बताए और वोट डाल दे। अरे सतना का कोई बंदा है, भोपाल में जॉब कर रहा, मुंबई में जॉब कर रहा, कहीं भी है, वो वहां से वोटिंग कर लेगा डिजिटल। हाँ, डिजिटल वोटिंग। सारा फर्जी करा रुक जाएगा। आप डिजिटल पे वोटिंग करवा लो। फिर आप कहेंगे कि अमेरिका नहीं करता, चाइना नहीं करता, ये नहीं करता। अरे आप शुरू कर दो ना। आपकी देखा सीखी, आप विश्वगुरु तो बनना चाहते हो, तो यही शुरुआत करके विश्वगुरु बन जाओ। वो आपकी नकल के बाद अमेरिका ऐसा करने लगेगा। आप डिजिटल वोटिंग शुरू करवा दीजिए। आज परीक्षा जो होती है, बच्चे एग्जाम देते हैं, तो आप बच्चों से जब एग्जाम लेते हैं, 20-20 लाख, 25-25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, आधे घंटे बाद रिजल्ट आ जाता है।
तुरंत रिजल्ट आ जाते हैं ना। तो ऑनलाइन आप परीक्षा ले सकते हो और रिजल्ट दे सकते हो, तो ऑनलाइन आप वोटिंग क्यों नहीं करवा सकते? ऑनलाइन वोटिंग करवाओ और तुरंत रिजल्ट दे दो। सर मैं यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ऐड करना चाहूँगा विश्व गुरु के ऊपर। कोई भी देश ताकतवर तब बनता है जब उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, पता नहीं किन सेंस में बनना चाहते हैं। कुछ लोगों का रहता है कि हम संस्कृति को सब तक पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारे लोग कुर्ता पैजामा पहने। पता नहीं, ये इलॉजिकल मुझे लगता है एक हद तक। मुझे तो इलॉजिकल लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आप विश्व गुरु या वर्ल्ड लीडर तभी बनोगे जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे। तो क्या हमारी इकोनॉमी अमेरिका से कंपेटेबल है? नहीं है। दो चीजें हैं, वैज्ञानिक युग है, बिल्कुल। विज्ञान के बिना कुछ संभव नहीं है, नहीं है ना। हम विज्ञान को नकार रहे हैं। ये भी है। विज्ञान को हम नकारते हुए विश्वगुरु बनना चाहते हैं। किस चीज में आप विश्वगुरु बन रहे हो? बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉसिबल? किसी भी चीज में। एक चीज आप मुझे गवर्नमेंट बता दे कि हम इसमें विश्वगुरु बन रहे हैं। आप चाइना के 700 ऐप बंद कर रहे हो, आप पोर्न ऐप बंद नहीं कर पा रहे हो। एक दिन का डिसीजन है कि आज रात 8 बजे सभी पोर्न चैनल बंद किए जाते हैं, बस बंद हो गए। आप क्यों नहीं बंद कर रहे हो? अभी पश्चिम बंगाल में एक रेप केस हुआ डॉक्टर के साथ, पूरे देश में हल्ला मचा। ये बताया गया कि वो पोर्न वीडियो देखते थे और उसने ये घटना को अंजाम दिया। ये चर्चाएं हैं जगह जगह। अभी भोपाल में एक 3 साल की तीसरी क्लास की बच्ची के साथ एक टीचर ने रेप किया, उसके मोबाइल में पोर्न की 100 क्लिपिंग पकड़ी गई। तो पोर्न पे बैन क्यों नहीं? आप गाय पे लोगों को मार रहे हो कि गाय का मांस बिक रहा, गाय पे ये हो रहा, गाय पे ये हो रहा। अरे गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते? कौन सा पैसा भरना है यार? किससे पूछने जाना है? विश्वगुरु बनने की पहल तो करो। कहां से विश्वगुरु बनोगे? अभी शून्य तक नहीं पहुंच रहा, शून्य से 1 नंबर पे तो आओ। आप शून्य के पीछे हो अभी। भाई कुछ तो उसकी पहल करो। कहां पे, किस चीज में विश्वगुरु बन रहे हो? 80 करोड़ लोगों को गल्ला दे रहे हो आप फ्री में। वो संख्या बढ़ती जा रही है। अब वो संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें विश्वगुरु बनना है। महिलाओं को पैसा दे के वोट लेना है, उसमें विश्वगुरु बनना है। विश्व बैंक चिल्ला रहा है कि आप ये मुफ्त में बांटोगे, लेकिन मुफ्त में बांटने का फायदा क्या होगा? हरामखोरी बढ़ेगी, निकम्मे लोग होंगे, लोग काम नहीं कर पाएंगे। आप डिलीवरी से लेके मरने तक का पैसा देने लगे हो। तो मतलब जो गरीब लोग हैं उनको आप सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहे हो और सिर्फ अपनी वोटिंग को बना रहे हो, वोट बैंक। कि गरीब सिर्फ एक काम करे, घर में बैठा रहे, बच्चे पैदा करे, उसको बच्चा पैदा करने का पैसा, डिलीवरी का, पढ़ाने का पैसा, शादी का पैसा, हर पैसा हम देंगे। फिर मरने का पैसा, इलाज का पैसा, सब पैसा गवर्नमेंट देगी। और वो निकम्मे बन के घर में बैठे रहे, गल्ला हम दे ही रहे हैं। खाओ और बैठे रहो, बच्चे पैदा करो और हमारा वोट बैंक रहो, बस वोटिंग के टाइम में वोट डाल दो। तो ये कौन सी पॉलिसी है? किसमें हम विश्वगुरु बन रहे हैं? हाँ, आपका विश्लेषण सर इसमें सही ही है कि भाई आपका एक सोच है, उस सोच से आप चीज़ों को आकलन करते हैं। लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीदें थी। मुझे खुद थी सर, मैं खुद भी भाजपा को 2-3 बार वोट कर। मुझे नहीं थी। मैंने 2014 में चुनाव के पहले अपनी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, मोदी का मतलब माल, वो सिर्फ धनपतियों का आदमी होगा और वही दिख रहा है। ये भी मेरी एक एनालिसिस कही है, भविष्यवाणी वाला एनालिसिस। आज भी वो आर्टिकल रखा है मैंने मैगजीन में, 2 पेज में बीचों बीच इतने बड़े में लिखा था, मोदी का मतलब माल। ये हेडिंग थी। वो सिर्फ मालदारों का होगा और वही मालदारों का वो है। उसने नहीं किया कुछ, और जबकि उसके पास मौके थे। इतनी स्ट्रांग सरकार 2 टर्म मिली उनको। आपने पोल्यूशन के लिए क्या किया? क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं किया। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। कोई विकास
नहीं किया, सिर्फ आज चिल्लाया तो गया। जंगल खत्म हो रहे हैं, जो पहाड़ खत्म हो रहे हैं। अरे भाषणों से पेट भरता है क्या? भाषण कुछ दिन के लिए है, तो लोगों की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। बहुत कुछ कर सकते। सर, चुनावी रणनीति में आपने किन उम्मीदवारों या पॉलिटिशियंस के लिए काम किया, कोई सफल उदाहरण? देखिए, एक बहुत छोटे से अपन लेके चलते हैं। द्वारिका गुप्ता जी सतना में चेंबर के महामंत्री कई बार के बने। मेरी अच्छी मित्रता, भाईचारा बैठता था, तो हमने कहा कब तक आप महामंत्री रहेंगे, अध्यक्ष क्यों नहीं बनते हैं? तो अपने यहाँ एक साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि ये आदमी महामंत्री तो बस ये महामंत्री या अध्यक्ष नहीं बन सकता, ये आदमी पत्रकार तो ये नेता नहीं बन सकता, ये नेता है तो ये पत्रकार या दूसरा कुछ नहीं बन सकता। तो इस मानसिकता को बदलना था। मैंने उनके लिए पूरी रणनीति बनाई, उस रणनीति को फॉलो किया गया, और उस फॉलोअप का ये नतीजा निकला कि द्वारिका गुप्ता जी चेंबर के अध्यक्ष बने। क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयोग करके देखना भी चाहिए कि आपकी रणनीति सफल होती है कि नहीं होती। बिल्कुल। डब्बो कुशवाहा, सिद्धार्थ डब्बो कुशवाहा विधायक नहीं बने थे, उनको पहली बार चुनाव लड़ना था। एक बहुत अच्छे सतना के सोने चांदी के व्यापारी हैं, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे हाईलाइट होना है, मुझे चुनाव लड़ना है, मैं पब्लिक के बीच में कैसे आऊं। उन्होंने मेरा नाम बताया, मेरा नंबर दिया। इसके बाद वो मेरी ऑफिस आके बैठे। बैठने के बाद उन्होंने मेरे से बोला कि यार चुनाव लड़ना है, रमू भाई मदद करिए, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। खैर, उनके लिए रणनीति बनाई, शुरुआत की। मैं सुबह 7 बजे उनको बुलाता था, लोअर पहन के वो पन्नीलाल चौक पे 7 बजे आ गए हैं। मैंने उनको सब्जी मंडी, विश्वासराव सब्जी मंडी थी, वहां उनको बुलवाया 7:30 बजे, वो 7:15 बजे पहुंच गए। अभी पहली बार विधायक नहीं बने थे। खैर, हाईलाइट हुए, पब्लिक के बीच में गए, टिकट की घोषणा हो गई, टिकट उनकी फाइनल हो गई। ये पहली बार की बात। टिकट मिलने के बाद उनने पूछा कि जीता कैसे जाए। जीत गए। जीतने के बाद फिर नहीं पूछा आप काम कौन, कैसे करना है। नहीं आप कौन, फिर तो सब हमसे बनता है। ऐसे ही कल्पना वर्मा, रैगांव की पूर्व विधायक, वो एक बार किसी कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी जो भी कहें, उनके माध्यम से मेरी ऑफिस आई, बैठी, 3-4 लोग उनके साथ थे। उन्होंने बोला कि मैं माइक पे बोल नहीं पाती, सार्वजनिक रूप से मैं बोल नहीं पाती, मैं बोलना सीखना चाहती हूँ, मुझे बोलना सिखाइए। मुझे याद है कि लॉकडाउन में संडे के दिन अपने पति के साथ, हस्बैंड के साथ वो मेरी ऑफिस आई थी। लॉकडाउन में लोग निकलते नहीं थे, उस लॉकडाउन में भी निकल के मैं ऑफिस आके 1.5-2 घंटा बैठी थी, और मैं उनसे माइक पे बोलना बता रहा था, बोलना उनको कैसे चाहिए, क्या करना है। तो नहीं बोल पा रही थी। उनके पति ने डांटा भी कि जैसे वो बोल रहे हैं वैसा आप बोलिए। 6 बार, लगभग 7 बार वो मेरी ऑफिस आई, उनको पॉइंट टू पॉइंट बताया। बाद में जब वो सांसद जी से चुनाव के दौरान हॉट टॉक की, तब मुझे लगा कि अपन सफल हुए। जो चीज़ प्रैक्टिस करवाई, मतलब एक सार्वजनिक प्लेस में जाके उन्होंने सांसद से हॉट टॉक की। लेकिन जीतने के बाद उनने भी कभी पलट के नहीं देखा। आप सारी रणनीति तो बनवा लेते हो, आप सब तो करवा लेते हो, चुनाव भी जीत जाते हो, लेकिन जीतने के बाद पलट के कभी नहीं। मतदान के दिन महापौर योगेश तामकार हमसे पूछते हैं कि कैसा रहेगा चुनाव, क्या पोजीशन रहेगी। मैंने उनसे बताया कि आप चुनाव जीत रहे हैं। बोले पार्षद, हमने कहा 18 से 20। जीतने के बाद पलट के नहीं देख रहे हैं। अब इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाए ये तो अलग चीजें हैं। बाकी बहुत सारी लोगों की रणनीति तैयार की, बहुत सारा देखा सुना समझा।
लेकिन इन लोगों ने मन खट्टा कर दिया। तो नहीं, अब आए कई लोग इस बीच, अभी भी आए, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ शर्त रख रहा है, लेकिन कोई शर्त नहीं, कोई नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि अब जो कुछ होगा वो ऑनलाइन कैमरे पे होगा। अगर किसी के लिए भी कोई रणनीति बनाऊंगा तो कैमरे पे बनाऊंगा, जो तैयार हो वो आए, क्योंकि बाद में इनकम करना एक आदत है सबकी। तो इसीलिए आप आइए, कैमरे पे सब हो। किसी को लाल बत्ती चाहिए, किसी को पीली बत्ती चाहिए, किसी को नीली बत्ती चाहिए, रणनीति आप बनाओ। नहीं बनाएंगे, कर चुका जितना करना दिया। बड़े बड़े नेताओं को मैंने दिया कि आप इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। कमलनाथ जी की सरकार थी, नरोत्तम मिश्रा जी को मैंने मैटर दिया कि इस विषय पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, ये बहुत बड़ा मैटर है। नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस मैटर पे, यहां से बैठ के मैंने उनको दिया। तो ऐसे ही है, कई बड़े लीडर्स को कई जानकारियां दी, बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में फिर रिजल्ट नहीं मिलता, तो इसलिए पीछे हटना। सर, जब आपके पास पत्रकारिता, विश्लेषण और जन समस्याओं में इतनी पकड़ है, तो आप अभी तक राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं हुए सर? देखिए, राजनीति में मैं सक्रिय था, काफी समय तक मैं राजनीति में था, और प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मैंने अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई। फिर मेरे सामने एक ऐसा समय आया कि ये चुनना था कि राजनीति या पत्रकारिता। तो मैंने राजनीति को छोड़ा, पत्रकारिता अपनाया। एक पहला उद्देश्य। दूसरा, अगर इसको आप चुनावी उसमें से जोड़ के देख रहे हैं अगर सर, तो पब्लिक यहाँ की ऐसी है जो बहुत सोचती नहीं है। पब्लिक के, अभी पिछले आपके एक प्रश्न में भी मैंने बोला कि पब्लिक यहाँ एक मानसिकता बना लेती है सर कि ये आदमी पत्रकार है तो ये नेता नहीं बन सकता। तो ये बहुत ज्यादा कठिनाई है। पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि जो पत्रकारिता में रह के इतनी आवाज उठा सकता है हमारे प्रति, तो नेता, अगर वो नेता बन जाएगा, अगर उसको हम कोई अच्छी जगह पे बैठा देंगे तो वो फिर कितनी आवाज उठाएगा। दूसरा, उसके साथ अनुभव जुड़ जाता है, प्रशासनिक, जनता की समस्याओं का फील्ड वर्क करते करते। हमने कोई लाली लिपस्टिक वाली पत्रकारिता नहीं की कि शाम को 5 बजे तैयार होके लाली लिपस्टिक लगा के ऑफिस में जाके बैठ जाना है, 3 तो फ़ोन लगाई, हेलो आज क्या हुआ, और फिर हमने वही छाप दिया, वही न्यूज़ बोल दिया, चले आए। क्योंकि हमने बेसिक फील्ड में जाके हर बात को समझता हूँ, देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ। तो इसीलिए समस्याएं करीब से देखने से आपको दिखता है। जैसे कोई निर्माण कार्य हो रहा तो अधिकांशतः आप देखिए ना, बड़े अधिकारी जाएंगे तो जहाँ पे उनको ले जाया जाएगा उसी पॉइंट पे खड़े होकर एक पॉइंट तो देखेंगे, अच्छा ऐसा निर्माण हो रहा, अरे इसके अपोजिट उस साइड जाके देखो ना आपकी कैसा निर्माण है। कभी कोई नहीं जाता, वो स्पॉट फिक्स कर देते हैं। सिर्फ वो स्पॉट ठेकेदार फिक्स करता है, या वो जो चेले फिक्स होते हैं, चपरासी फिक्स कर देता है, ड्राइवर फिक्स कर देता है। वो जहाँ ले गया वहीं तक हम गए और उसको देखा और चल दिए। ऐसे मेरे पास ढेरों उदाहरण है कि कभी किसी ने अपोजिट साइड, दूसरी साइडों में जाके उसका निर्माण कार्य नहीं देखा। नारायण तालाब बन रहा, नारायण तालाब में सीढ़ी के पास जाके हमको जो दिखा देगा वही देख के चले आएंगे। दूसरे साइड, तीसरे साइड क्या हो रहा, अभी जैसे फोटो आ रही है कि नारायण तालाब फिर से क्रेक हो गया तो जनरली कोई घूमता हुआ पहुंच जाएगा, वो लीक कर देगा, लेकिन जिम्मेदार लोग कभी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? अगर लोग कहते हैं कि ये भ्रष्ट है, लोग कहते हैं कि अधिकारी रिश्वत खाते हैं, तो इनको बुरा भी बहुत लगता है। आप नहीं खाते हो, आप बहुत ईमानदार हो, तो काम ईमानदारी से क्यों नहीं हो रहा? काम क्यों नहीं दिख रहा कि ईमानदारी से काम हुआ है? तो दिखना भी तो चाहिए। तो ये पब्लिक को सोचना पड़ेगा, ये हमारा विषय नहीं है।
पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी है कि जिसको एक मौका हम दे सकते हैं। तो अगर पब्लिक सोचेगी तो अपन पीछे नहीं हट सकते। फिर तो हाँ है, क्योंकि हम इतने सालों से पब्लिक के लिए ही तो कर रहे हैं, तो सोचना तो पब्लिक को पड़ेगा, अपना स्वार्थ से ऊपर। स्वार्थ से ऊपर। क्योंकि चुनाव आता है तो लोगों को एक चीज दिखती है जातिवाद, दूसरी चीज दिखती है पार्टी। अरे हटो पार्टी से, हटो जातिवाद से, एक बार देखो कि हमको हमारे लिए सही व्यक्ति कौन है, हमारे लिए कौन क्या कर सकता है। एक बार उस साइड भी देखना शुरू कर। और जब तक नहीं देखोगे, भोगते रहोगे। इतने वर्षों से भोग रहे हो, आगे भी भोगते रहोगे। 10 साल कांग्रेस, 15 साल बीजेपी, फिर 10 साल कांग्रेस के विधायक बैठे हैं। आप विश्लेषण कर लीजिए इन 35 सालों में किसने कितनी आवाज उठाई। वो एडजस्टमेंट हो जाता है, आपको निर्दलीय की तरफ ही जाना पड़ेगा। मैंने कई बार बोला सतना विधायक के खिलाफ कि आप सीवर लाइन की समस्याओं को लेके विधानसभा में प्रश्न क्यों नहीं उठाते। पता नहीं कैसे उनको कुछ शर्म सी महसूस हुई या कुछ लगा होगा, कुछ आत्मग्लानि हुई होगी। बेमन से शायद उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा दिया। प्रश्न उठा, प्रश्न लीक हुआ, इतना सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि सतना विधायक ने सीवर के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन उस आवाज के बदले जवाब क्या मिला ये बताने को तैयार नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे 2 बार पूछ चुका हूं कि वो दे दीजिए जवाब क्या मिला है। जवाब देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं दे रहे जवाब आप? इसी जनता ने आपको चुना है और यही जनता सीवर से परेशान है। इसी जनता के लिए ना आपने सवाल उठाया, तो इसी जनता के लिए क्या जवाब दिया है नगर निगम में, आपको बताने में क्या दिक्कत है? फिर कोई बोल देगा कि आपका स्वार्थ है, आप मिले हुए हो, तो बुरा लग जाता है। तो यही चीजें हैं कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलना होगा। और मानसिकता लोग बदल दें कि एक पत्रकार भी नेता बन सकता है, तो मैं तो तैयार बैठा हूं। मैं तो आपकी आवाज आज भी हूं, कल भी रहूंगा। मैंने कहां की आवाज नहीं उठाई। हाँ, इस बात की भी गारंटी है कि इन सबसे अच्छी आवाज उठाऊंगा। कभी मेरे मुंह में दही जमी हुई आप नहीं देख पाएंगे, चाहे कोई करोड़ों रुपए रख दे। क्या अभी प्रलोभन नहीं आते होंगे? अभी लोग पैसे लेके नहीं आते क्या? लेकिन प्रलोभन से ऊपर भी जनता के मुद्दे भी तो हैं, जनता समस्याओं में भी तो जी रही है। तो आप पहले तो जनता को प्राथमिकता दीजिए। तो अगर जनता चाहेगी सोचेंगे। चुनाव लड़ने का प्लान है? देखिए, प्लान से नहीं होता। अगर पब्लिक ने चाहा, पब्लिक को लगता है कि उनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज बिना चुनाव लड़े हम लोग इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और इतनी आवाजें हमारे पक्ष में हमारे लिए उठा रहे हैं, तो जनता अगर चाहे, उसको लगता है, तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा। नारायण तालाब फूटा, एक बार के बाद किसी ने आवाज उठाई हो तो बताएं। मैं आज भी उसकी आवाज उठाता हूं कि नारायण तालाब में कितने घरों में पानी घुसा, कितने घरों में नुकसान हुआ। क्या किसी को कोई दंड मिला? नहीं मिला। क्या किसी को कोई मुआवजा मिला? किसकी गलती से पानी भरा नारायण तालाब के? आज टिकुरिया टोला में पानी भर गया, आज गौशाला चौक में पानी भर गया। किसकी गलती से पानी भर रहा? मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं कि डबल स्टोरी सड़क बनाने के बाद पानी लोगों के घरों में भरेगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जवाबदारी या ये जिम्मेदारी सतना विधायक की है। सतना विधायक ने क्यों नहीं बोला आज तक? वो क्यों नहीं पब्लिक के बीच में खड़े होते? अगर मैं विपक्षी दल का विधायक होता तो मैं बहुत बुलंदी से आवाज उठाता और मैं पब्लिक के बीच में हर जगह दिखता। अगर मैं सत्ताधारी दल का विधायक होता तो जनता के बीच में खड़ा होकर और पार्टी लेवल में मैं इस बात को रखता कि हमारी सत्ता है, हमारी सीमाएं हैं, लेकिन हम जनता के साथ हैं। इसी जनता ने तो हमको बनाया है। बिल्कुल।
और जनता की समस्याओं के सामने सब गायब। इसके बावजूद भी जनता सह रही है, तो फिर जनता अच्छी है। जनता को ऐसे लोग ही चाहिए। अगर जनता को लगता है कि कोई बोलने वाला चाहिए, कोई उनका हितैषी, कोई उनका करीबी चाहिए, तो जनता सोचे। मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने को तैयार। तो ये बड़ा कठिन दौर है। सर, मोदी सरकार के किन फैसलों को या उनके नेताओं के लिए गए निर्णयों को आप असरदार मानते हैं? 11 साल में जो मोदी सरकार ने एक फैसला लिया, वो फैसला ऐतिहासिक था और असरदार था। राम मंदिर का निर्माण, उसकी तारीफ करना चाहिए। सर, गवर्नमेंट को अगर हम देख के चले और गवर्नमेंट के फैसलों पे जाए, तो गवर्नमेंट के फैसलों पे सिर्फ एक ही चीज मुझे दिखी कि जो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछाया है। लेकिन सड़कों के जाल में एक चाबुक भी साथ में लगा दिया गया है, टोल टैक्स का। वो बहुत ज्यादा है। टोल टैक्स से थोड़ा रिलीफ देना पड़ेगा। आप गाड़ी खरीदते हैं, रजिस्ट्रेशन, बीमा, इसके बाद थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो रोड टैक्स उसका देना पड़ता है। रोड टैक्स के बाद टोल टैक्स। तो रोड टैक्स अलग है, टोल टैक्स अलग है। मतलब टैक्स की इतनी ज़्यादा लोगों के ऊपर मार पड़ी है कि लोग करा रहे हैं। टैक्स की मार तो है। तो दो चीज़ें हैं कि मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है कि उनकी सरकार में राम मंदिर बना, लेकिन हमें राम मंदिर से आगे भी बढ़ना है। तो एक फैसला ये अच्छा था। दूसरा, नितिन गडकरी जी ने सड़कों का जो जाल बिछाया है पूरे हिंदुस्तान में, वो निर्णय इनका बहुत अच्छा है। लेकिन गडकरी जी उसमें अभी 2-3 फैसले और कर सकते थे। जैसे गडकरी जी बोलते हैं कि हमारी सड़कें क्वालिटी वाइज हैं, लेकिन नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में बनने के बाद ही मैं अभी बाई रोड जबलपुर तक गया था। मैहर से जबलपुर के बीच में 100 जगह सड़क क्रेक है। तो इसलिए सड़कों की वो क्वालिटी नहीं है जिसका आप गुणगान कर रहे हैं। बाकी सड़कें बनी हैं, इसकी तारीफ करना चाहिए। सर, आप मुख्यमंत्री मोहन यादव को किस नेतृत्व शैली का प्रतिनिधित्व मानते हैं? मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, उनके अंदर एक बहुत अच्छा काम करने का जज्बा दिखा, उत्साह था, जज्बा था। देन एंड देयर फैसले करना शुरू कर दिया उन्होंने। किसी अधिकारी ने अगर जनता का अपमान किया है, कोई गलती की है, तो उसको सस्पेंड करना, उसको हटा देना, निलंबित कर देना, ट्रांसफर कर देना। पब्लिक को भी अच्छा लगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़े दिन ही के लिए ये फैसले थे। बाद में अब उनके हाथ पीछे बांध दिए गए हैं, फैसले कोई और कर रहा है। जैसे बचपन में अगर आपने खेल खेला हो, स्कूल में खिलाते थे कि एक रस्सी में ऊपर जलेबी बांध दी जाती थी और पीछे हाथ बांध दिए जाते थे कि आप जंप करके ये जलेबी अगर कैच करके खा सकते हो तो खाओ। तो आज मोहन यादव जी उस स्थिति में हैं कि जलेबी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके सिर के ऊपर दिख रही है और वो जंप तो कर रहे हैं, खा नहीं पा रहे, कोई फैसले नहीं ले पा रहे। इन 1.5 सालों में उनने कोई ऐसा फैसला लिया हो कि लोग याद करें कि ये मोहन यादव ने ये फैसला लिया, मुझे नहीं दिख रहा। विंध्य क्षेत्र बार बार विकास की दौड़ में पीछे क्यों रह जाता है सर? उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कौन वो लोग हैं सर? विंध्य के लोग बहुत पावरफुल कुर्सियों पे बैठे, बहुत ऊंची जगह तक गए। कई लोग ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं जिनको क्षेत्र की जनता ने 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 5-5 बार, 7-7 बार कुर्सी पे बैठाया है। आप विश्लेषण करिए उनने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया है। हम देश दुनिया की बात नहीं करते कि सतना जिले का कोई विधायक, रीवा जिले का विधायक, सीधी का विधायक या विंध्य क्षेत्र का कोई विधायक भोपाल में इतना बड़ा काम कर दिया, ग्वालियर में इतना बड़ा काम कर दिया, हम इसकी गिनती नहीं पूछते। उसने विंध्य में अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। सबका रिपोर्ट कार्ड डाउन आएगा, सबका रिपोर्ट कार्ड इसमें डाउन आएगा। आज हम नागौद की बात करें,
नागौद में नागेंद्र सिंह जी को लोगों ने 7-8 बार से विधायक बना के बैठाया हुआ है, लेकिन लोग शराब और गांजा बेच रहे हैं, जुआ खिलवा रहे हैं। सबसे ज्यादा शराब नागौद विधानसभा में बिक रही है। रामपुर बघेलान की बात करेंगे, 5 पीढ़ी से राजनीति कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कोरिक्स रामपुर बघेलान में बिक रही है। हम किस क्षेत्र की बात करें? क्यों हमने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा किया? क्यों हमने स्वास्थ्य के लिए, इनके लिए, हेल्थ के लिए अस्पताल जगह जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं खोले? हमने इनके लिए स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनाए? हमने ITI क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बनाई? हमने रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा किए इनके लिए? कौन दोषी है भाई? आज रीवा की बात करें तो रीवा में श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष बने। अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह जी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उद्योग मंत्री थे। रैगांव से 2 बार मंत्री बने। एक बार जुगल किशोर बागरी जी मंत्री थे, इस समय प्रतिमा बागरी जी मंत्री है। आखिर ये लोग क्षेत्र के लिए कर क्या रहे हैं? सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मंत्री बने अमरपाटन में, तो इतनी बेरोजगारी क्यों है अमरपाटन में? अगर हम रीवा की ओर देखें तो 4 फ्लाईओवर और 4 तो समदड़िया के मार्केट को हम लोग विकास कहने लगे हैं। ये विकास नहीं है। आज सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ घूमने आए हैं, इसमें रीवा का कहीं नाम नहीं है। तो फिर हम अपने को इसमें भी तो देखें कि हमारी तस्वीर कहाँ है। 4 वाटरफॉल है रीवा में। आप 2 साल के लिए चाइना को उठा के दे दो वाटरफॉल, 2 साल के लिए चाइना को आप उठा के दे लो, वो एक वाटरफॉल को वो खूबसूरत जगह बना के दे देगा। और इतना अगर वो उसमें 100 करोड़ लगाएगा तो 500 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ पैदा करके दिखा देगा, रेवेन्यू जनरेट करें। तो आपकी सोच क्यों नहीं है? आपके पर्यटक स्थलों में गैंग रेप हो रहे हैं और आप बैठे हो। आपके मेडिकल कॉलेज में गैंग रेप हो रहे हैं, आप उसको सिर्फ इसमें लगे हुए हो कि गैंग रेप को कैसे हम, वो गरीब लड़की थी, नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ मेडिकल कॉलेज में, तो आप उसकी रिपोर्ट चेंज करवा रहे हो, छेड़खानी करवा रहे हो। तो जब तक हमारे पॉलिटिशियन इस दिशा में सोचेंगे नहीं कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसको हम सजा दिलाएंगे और किसी भी पर्यटक स्थल पे हम गलत नहीं होने देंगे, तो जब आप डेवलपमेंट की ओर सोचेंगे नहीं तो काहे का विंध्य डेवलपमेंट करेगा? पर्यटक स्थलों पे तो सुरक्षा। आज हमारे यहाँ औद्योगिक नगरी है सतमा, 6 सीमेंट के उद्योग हैं। बैठा के एक लाइन से देखा जाए तो देखिए यहाँ दूसरे प्रांतों के कितने लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ के लोगों को क्यों नहीं नौकरी मिल रही? जमीन हमारे यहाँ की, पोल्यूशन हम भोगेंगे, दूसरे यहाँ के लोगों को मिलेगा। दीजिए, उनको भी दीजिए, लेकिन हमारे लोगों को यहाँ को भी मिलना चाहिए। तो हम उस चीज पे नहीं जा रहे हैं। आज छोटी छोटी पढ़ाई करने के लिए लोग यहाँ से इंदौर, भोपाल और कोटा, पुणे, बेंगलोर, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। छोटी छोटी कोचिंग पढ़ने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। आपने क्या किया शिक्षा क्षेत्र में? आज यहाँ से नागपुर ट्रेन भर के जा रही है, इतवारी ट्रेन में अगर आप जाइए तो लोग मालूम क्या बोलते हैं? ये बीमारों की ट्रेन है, इसमें लोग सिर्फ इलाज कराने के लिए नागपुर जाते हैं। तो हमारे यहाँ के नेता डिप्टी CM कह रहे हैं कि हम इसको मेडिकल हब बनाएंगे रीवा को। अरे समदड़िया हब तो बन गया, मेडिकल हब कैसे बनाएंगे आप? सतना में मेडिकल कॉलेज बना, पढ़ाई हो रही है, इलाज के लिए 1 साल पैसा लेट कर दिया गया हॉस्पिटल के लिए। कितने लोगों ने आवाज़ उठाई? मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल बने, यहाँ लोगों का इलाज हो, बिल्कुल। तो उसकी ओर किसका ध्यान है? आज सतना में कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात ये लोग करेंगे कि रीवा में 1 यूनिवर्सिटी है, सतना में 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक दोनों प्राइवेट, एक गवर्नमेंट हो गई अर्थशास्त्री, एक ग्रामोदय विश्वविद्यालय, एक ये AKS यूनिवर्सिटी हो गई। तो इन यूनिवर्सिटियों की हमको गिनती थोड़ी करनी है। तो हम एजुकेशन में पीछे हैं, हम सिंचाई में बहुत पीछे हैं, हम पढ़ाई में पीछे हैं, हम स्वास्थ्य में बहुत पीछे हैं। तो क्यों हैं? उसके लिए आखिर इन नेताओं ने क्या किया? पद तो बहुत बहुत मिले, मंत्री भी मिले, मुख्यमंत्री मिले, सब कुछ मिला यहाँ। सर मैं अभी यहाँ कोठी क्षेत्र के किसानों से मिला था,
तो मुझे वो बता रहे थे कि वर्गी डैम का प्रोजेक्ट कितनी समय से डिलेड है, मतलब उसको बहुत 5 साल 6 साल आप एक समय रणनीति तैयार बाण करके 5 साल में सागर करना बाण है। सागर कितने लेट आया। सतना में, शहर में, सतना सिटी में हमें फ्लाई ओवर की जरूरत नहीं थी। ठीक, एक जिद के कारण, एक नेता की जिद के कारण एक सिमरी चौराहे में फ्लाई ओवर बन गया। मैंने उस समय भी बोला था अपने समाचार में कि सतना को अगर फ्लाई ओवर देना ही है तो एक फ्लाई ओवर की जरूरत है जो सोहावल मोड़ से चालू हो और जेल के पास मैहर बाईपास के पास वो फ्लाई ओवर उतरेगा कि सिटी से सीधे बाहर। इस एक फ्लाई ओवर की जरूरत है और उसमें 3 लिंक रोड बननी चाहिए। एक बिरला रोड में संतोषी माता मंदिर के पास, तो बिरला फैक्ट्रियों की जितनी ट्रक है वो ऊपर चली जाएंगी। दूसरा चित्रकूट रोड में लॉरेल स्कूल के पास। तीसरा एक नजीराबाद के थोड़ा आगे तक सिंगल पिलर पे एक फ्लाईओवर वहां बन जाता। इसके बाद सतना को कोई फ्लाईओवर या किसी की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन एक साबुन के डिब्बे जैसा सिमरी चौराहे में फ्लाईओवर बता दिया और धीरे धीरे वो सेल्फी पॉइंट बनता जा रहा। अभी एक दिन मैंने देखा एक लड़के लड़की रात में 9 साढ़े 9 बजे सिगरेट पीते हुए खड़े हैं। तो इसके लिए बनाया है तो अच्छी बात है, अगर उनकी सोच ऐसी है तो। या सिमरी चौराहे में ठेले वालों को राहत देने के लिए कि गाड़ी वाले उनको हॉर्न बजाएं, किनारे ना करें, ठेले चौराहे में लगते रहें बीच रोड में, इसलिए फ्लाईओवर बनाया है तो अलग बात है। बाकी मुझे उसकी उपयोगिता आज तक नहीं समझ में आई। तो हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किस सोच की बात कर रहे हैं? सर, आपकी दृष्टि में सतना का समग्र विकास कैसे संभव है? किन बुनियादी आधार पे आप विकास को देखते हैं, सतना का विकास? सतना व्यावसायिक सिटी मानी जाती थी। व्यवसाय यहाँ का बेस था। हमारा बेस डगमगा चुका है। सतना का व्यवसाय बहुत ज़्यादा घट चुका है। व्यवसायी पलायन करना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ के जिम्मेदार लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर यहाँ का व्यवसाय क्यों घटा। सतना से सिंगरौली, चाकघाट, इधर टीकमगढ़ तक सामान जाता था, लोग खरीद के ले जाते थे और व्यापार करते थे। बहुत तेजी से व्यापार सतना का घटा और अचानक घटा। मैं तो यूँ कहूँगा कि इन 10, 15, 20 सालों में बीजेपी की सरकार में ही यहाँ का व्यापार घटा है। इसलिए जिम्मेदार लोगों को इस ओर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बेस ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम कहाँ। अगर यहाँ के व्यापारियों ने पलायन तेजी से शुरू किया, अभी तो नॉर्मल ढंग से थोड़े थोड़े व्यापारी बाहर जा रहे हैं, अगर यह गति तेजी से बढ़ी तो कहाँ हम पहुँचेंगे और कहाँ ये शहर रहेगा। यह शहर के जिम्मेदार लोगों को सोचना होगा और ये एक बड़ा विषय है। सर, कभी पत्रकारिता करते हुए आपको धमकियां मिली? आप नेताओं के खिलाफ इतनी आवाज़ उठाते हैं और शायद देखें तो आज जो हमारे यहाँ के नेता सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जिन्हें भी पद मिला है, मोस्टली बाहुबली और भौकाल टाइप का एक क्रिएट करके रखते हैं अपने आसपास। तो सर, कभी ऐसा हुआ? अब ये अंदाज लगाइए आप कि किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए आप सच बोल दें, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? संभव नहीं है सर। सतना सांसद ने चुनाव के समय, चुनाव के दौरान मुझे कॉल करके धमकी दी। उनकी रिकॉर्डिंग मैंने समाचार में चला दिया था। हालांकि रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी किसी की देता नहीं, लीक नहीं करता, लेकिन वो लीक की थी मैंने। उन्होंने डायरेक्टली मुझे धमकी देने का प्रयास किया था। फिर मुझे लगता है कि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ, 24 घंटे पत्रकार तो नहीं रह सकता। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू का जन्मदिन था, मैंने उनको फ़ोन करके बधाई दी। तो बधाई के बदले धन्यवाद देना चाहिए, तो धन्यवाद देने के बदले उन्होंने धमकी दी। तो वो भी दृश्य था। ऐसे अनेकों धमकियाँ बहुत बार लोगों ने कमेंट्स में, मैसेज में तो पता नहीं क्या क्या लिखा, क्या क्या वो किया, लेकिन डायरेक्टली भी गिन नहीं सकते, इतनी बार धमकियाँ मिल चुकी हैं। सर, जनता और सत्ता के बीच में
सेतु बनाने में पत्रकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? जब कोई सत्ता की कुर्सी में बैठ जाता है तो अधिकांशतः मैंने लोगों को देखा है कि उसकी नजर नीचे की ओर नहीं होती, वो ऊपर देखने लगता है, आसमान की ओर। तो जब आसमान की ओर देख के चलेगा सत्ता की कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति, तो उसको जनता और जनता की समस्याएं नहीं दिखेंगी और नहीं बहुत आता है सर, क्यों ही ना आए? तो ऐसे में पत्रकार का एक दायित्व बनता है कि वो जनता की समस्याएं उजागर करे और वो कुर्सीधारी नेताओं तक और अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि पावर जो रहता है वो नेताओं के हाथ में है और अधिकारी भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं, अधिकारी उन्हीं की सुनते हैं ज़्यादातर और उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं, जबकि अधिकारियों का कर्तव्य ये नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी उनके इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। तो ये लगता है कि हम जनता की आवाज़ नेताओं तक पहुंचाएं और नेता अधिकारियों को बोल के जनता की उन समस्याओं का हल करें, यही आदमी प्रयास करता है। कई बार इस सेतु बनने के चक्कर में लोग दूसरा कुछ मान लेते हैं, व्यक्तिगत उसको ठान लेते हैं और फिर कई हथकंडे अपनाते हैं नुकसान पहुंचाने के, कई हथकंडे। सर आज मैं ये अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ, मैंने देखा भी है। आप पत्रकारिता करिए, अपनी न्यूज़ को बेचना स्टार्ट करिए, आपके पास अच्छा पैसा आएगा। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता कही जाती थी, मीडिया कही जाती थी, आज उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक है, पड़ा है और ये चोट दिख रही है सबको। चाहे नेशनल मीडिया पे देखिए और लोकल मीडिया को तो लगभग ख़त्म कर दिया गया, लोकल मीडिया बची ही नहीं है। अगर मीडिया को आपने पंगु बनाया, प्रेस पंगु हो गया, तो जनता को गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अंग्रेजों की तरह हम गुलाम नहीं होंगे, लेकिन हमें मानसिक रूप से गुलाम बना दिया जाएगा पूरी तरह से। कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति बोलेगा कि आज घर से नहीं निकलना, तो हम उसके आदेश का पूर्णतः पालन करेंगे, हम इतने गुलाम हो जाएंगे। अगर वहां से आदेश होगा कि आज थाली बजाओ तो थाली बजाएंगे, कोई चप्पल बजाओ तो चप्पल बजाएंगे, जूते बजाओ तो जूते बजाने लगेंगे, मतलब हम उस के आदेश का तुरंत पालन करने लगेंगे। ये हम मानसिक गुलाम बनते चले जाएंगे। अंधभक्ति की कोई सीमा नहीं है। सर सोशल मीडिया पत्रकारिता वर्सेस ग्राउंड रिपोर्टिंग, आप किसे ज़्यादा असरदार मानते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप सच बोलते हैं, आपको सच बोलने का साहस है, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपकी असरदार होगी। आप स्टूडियो में बैठ के भी बोलेंगे तो असरदार होगी, सच। आप घर में बैठ के लिखेंगे तो भी असरदार होगी। सच बोलिए, आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं गूंजेगी। सर क्या आज की पत्रकारिता आम जनता के मुद्दों से भटक रही है? अगर इसको हम बहुत शॉर्ट में बोलें तो आज की पत्रकारिता ऐसी हो गई है, कौन सी आम जनता, काहे की आम जनता। मुझे तो सर ये हद तक ये लगता है कि पत्रकारिता अगर आप नेशनल चैनल्स उठा कर, उनका सुबह शाम काम है लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम, इवन तो क्राइम का ट्रायल चल रहा है मीडिया में। ये भी बहुत सारी बातें लीक हो चुकी हैं। बीजेपी के ही एक सिन्हा जी सांसद थे, उन्होंने लीक किया कि हमको बताया गया कि आपको इतना विवाद बोलना है, इतना विवादित बोलने के एवज में आपको इतना मिलेगा। तो विवाद पैदा करने के लिए भी पैसा लिफाफा मिलता है और वहाँ से क्राइटेरिया तय करते हैं चैनल कि आपको इतना विवाद पैदा करना। मतलब 2-4 लोगों को बिठाइए जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिन्होंने समाज के लिए कोई काम नहीं कर रखा, वो एक धर्म के विषय में बोल रहा है, ये एक दूसरे धर्म के विषय की आइडेंटिटी है, कट किसी की टोपी, किसी की दाढ़ी, किसी का टीका, किसी का चंदन, ये आइडेंटिटी पैदा करके बना के उनसे बुलवाया जाता है, जो कि ये मीडिया का काम नहीं है। हाँ, कहीं से जनता की समस्याएं क्या हैं, देश तरक्की कैसे करे, आपका प्रदेश तरक्की कैसे करे, आपका क्षेत्र तरक्की कैसे करे, इन मुद्दों को उठाना और चाहिए। एक चीज़ ये कि नेशनल मीडिया ने जो लोकल लेवल पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है उसको ख़त्म कर दिया है। अब
अब नेशनल मीडिया का आपको पत्रकार, आप टीवी उठा के देखिए, एक समय था जब लोकल ग्राउंड पे आकर रिपोर्ट करते थे। मुझे तो तमाशा लगता है कि एक नेता गाड़ी में बैठ के जा रहा है और 100 माइक लेके लोग पीछे दौड़े जा रहे हैं कि सर कुछ तो बोल दीजिए, एक लाइन। अरे क्या जरूरी है यार, उसकी एक लाइन से क्या मिल जाएगा? आप अपने अंदर वो दम पैदा करो। हाँ, अब उसका विकास दिखाओ। विकास नहीं, आपके साथ बैठ के वो बोले, आपके साथ वो बैठ के बोले ना। मीडिया का ये थोड़ा ही दायित्व है कि हम कैमरे लिए गाड़ी के पीछे दौड़ते रहें। सर आज मीडिया क्राइम ट्रायल में ज़्यादा आगे है। नहीं, आज सिर्फ मैं गाड़ियों के पीछे जब दौड़ के देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मुझे बड़ा कठिन दौर दिख रहा है मीडिया का। ये बहुत कठिन दौर है कि हम कैमरे लेके, माइक लेके दिन भर उनके पीछे दौड़ें और एक लाइन बोल दीजिए। ये मीडिया नहीं, ये मीडिया का दायित्व नहीं। सर आप किस विचारधारा से ज़्यादा निकट हैं, वाम, दक्षिण या लोक केंद्रित? देखिए, मैं जनता की समस्याओं के ज़्यादा निकट हूँ। लोक केंद्रित। लोक केंद्रित इसलिए कहा जा सकता है। मैंने नितिन गडकरी जी को एक पत्र लिखा कि एक मेरे पास ऐसा नियम है जिसे आप लागू करेंगे तो 80% टू व्हीलर की दुर्घटनाएं रुक जाएंगी, एक्सीडेंट रुक जाएंगे देश में। साथ में 95% इस देश के लोग अपने आप पूर्णतः पूरे नियमों का पालन करेंगे। आपको ट्रैफिक पुलिस और डंडे लेके नहीं खड़े होना पड़ेगा कि हेलमेट क्यों नहीं पहना, ट्रिपल सवारी कैसे चल रहा है, आपने बीमा क्यों नहीं करवाया। खुद पब्लिक आगे बढ़ के एक दिन पहले अपनी गाड़ी का बीमा करवा लेगी। आप बोलेंगे 2 मिनट हेलमेट उतारो, वो बोलेंगे हम नहीं उतार सकते। पब्लिक खुद कहेगी कि हम हेलमेट पहन के चलेंगे। जाने क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। इसके बाद बड़ी गाड़ियों के लिए भी एक ऐसा नियम है जो बना दिया जाए तो कोई भी गाड़ी, हम एक्सीडेंट रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहे। अतिक्रमण को लेके आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी समस्या है। अतिक्रमण के लिए भी सिर्फ एक पॉइंट पे अगर गवर्नमेंट काम करे, मैं दे सकता हूं, लेकिन मैंने एक शर्त रखी है, फ्री में दी हुई कोई भी चीज की वैल्यू नहीं होती। तो मेरी शर्त यही है कि हम नाम और दाम दोनों लेंगे, तब हम नियम देंगे कि हम अगर आपको कोई चीज दे रहे हैं तो आप उसके लिए मुझे नाम दीजिए कि ये हमने दिया, और उसका हम एक दाम भी लेंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे क्या होगा। अब एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं। भाई आपके पास इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं, इतनी बड़ी सरकार है, इतनी पब्लिक है, इतने सलाहकार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे कई फैसले देने के बावजूद भी टू व्हीलर, आपके 2 पहिया वाहन आपके नियम नहीं मान रहे हैं और इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो भाई फिर एक मेरा नियम मानने में आपको क्या दिक्कत है? बड़ी गाड़ियों के लिए मैं सिर्फ एक नियम बता रहा हूं। आपने लंबे चौड़े बहुत सारे नियम बना रखे हैं, मैं सिर्फ उसमें एक नियम कह रहा हूं कि हमारा जोड़ दीजिए। मैं एक अतिक्रमण का नियम बताने जा रहा हूं, वो मेरा एक अतिक्रमण का नियम अगर आप मान लीजिए, अतिक्रमण की समस्या अपने आप हो जाएगी। आप किसी को बोलेंगे कि भैया थोड़ा बाहर बढ़ा लो, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी हद में रहना है। तो आप बनाओ तो सही, उस नियम पे सामने तो आओ। थोड़े थोड़े वोटों के लिए इसीलिए मेरी विचारधारा लोक केंद्रित है। जनता को नियम के अनुसार चलाया जाए और जनता नियम फॉलो करे। इससे नियम फॉलो करने के बाद क्या होगा कि कोई भी अधिकारी, कोई इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप बाकी परेशानियों से बचे रहोगे। सर एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, लोक केंद्रित जो शब्द है ना सर, ये बड़ा लुभावना मुझे लगा। मैंने पहली बार सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोक केंद्रित होना चाहिए। हर नेता को लोक केंद्रित होना चाहिए, कोई लेफ्ट नहीं, कोई राइट नहीं, कोई कहीं नहीं, सीधे जनता की बात करनी, सीधे जनता को हित देना है। सर मैं बिहार में प्रशांत किशोर जी हैं, जनस्वराज मूवमेंट अभी बिहार में चला रहे हैं, जनस्वराज मूवमेंट की पार्टी भी बन चुकी है। अब आप ये देखिए, वो जो बात करते हैं वो मुझे सही लगती है कि भैया हमारे बिहार की समस्या क्या है। हमारे बिहार की समस्या पलायन क्यों हो रहा है? रोजगार के कारण।
हमारे बिहार में क्या नहीं है? शिक्षा। हमारे बिहार में क्या नहीं है? इंडस्ट्रीज। मोदी जी आते हैं, क्या देके जाते हैं? 4 किलो अनाज देके जाते हैं। मुझे इंडस्ट्रीज चाहिए, मुझे सोलर पावर प्लांट चाहिए। देखिए, फैक्ट्री चाहिए। बिहार के बेस में अपराध है। अगर बिहार का बेस जो अपराध पे खड़ा हुआ है, जब तक अपराध पे अंकुश नहीं होगा, बिहार पे उद्योग नहीं जाएगा। तो बिहार में अपराध को आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, अपराधियों को उनकी कमर तोड़नी पड़ेगी, तब जाके उद्योगपति वहां उद्योग लगाने के लिए तैयार होंगे। तो आप बेस नहीं खत्म करना चाहते हो, आपराधिक बेस। बिहार का जो बेस है, लोग डरते हैं ना, बिहारी हो क्या, तो जानते हैं ना कि बिहार का आदमी लड़ने वाला है। तो आप उसकी लड़ाई की मानसिकता को खत्म करो, वो क्राइम माइंड खत्म करे। वो क्राइम माइंड खत्म होगा तो उद्योग जाएगा। सर, वो आपराधिक जो उनका है वो राजनीतिक, मतलब राजनीतिक संरक्षण में ही अपराध पल रहा है। फिर अपराध कौन खत्म करेगा? ऑब्वियस बात है, जो राजनेता है वही ना खत्म करेंगे। योगी जी ने एक अच्छा काम ये किया। तो इसीलिए पहले आप अपराध को खत्म करो, वहां का माहौल क्रिएट करो। तो प्रशांत किशोर जी की इस बात को भी मैं काटूंगा। मैं ठीक है उस लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन मैं भी रणनीति बनाता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी विश्लेषक हूँ कि बिहार के बेस में अपराध है। आपराधिक मानसिकता खत्म करिए तो लोगों का डर खत्म हो, लोग वहाँ आना जाना शुरू हो। इसके बाद ही वहाँ कोई उद्योग आएगा, वहाँ की बेरोजगारी दूर होगी। सर, यूपी में योगी जी ने एक क्राइम कंट्रोल एक हद तक किया है, बट अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि क्राइम हर जगह की समस्या है और उसको वहाँ के प्रशासन को कड़ा करके रखना ही चाहिए। पुलिसिंग को कोई नेता गुलाम ना बना पाए। पुलिसिंग इंडिपेंडेंट रहेगी तो अपना काम अगर आप करे सही ढंग से, पुलिसिंग व्यवस्था अगर अपना काम इंडिपेंडेंट हो गई, किसी के दबाव के बिना करे, तो मुझे लगता है कि शहर में कोई ऐसा नहीं है जो चीज़ों को ना माने, सही दिशा पे ना चले। मगर सर, पुलिसिंग व्यवस्था ही कहीं ना कहीं फील आती करप्शन का शिकार सबसे ज़्यादा वही बनते हैं, मेरा यही मानना है। मैं आपके दर्शकों से बोलना चाहता हूँ कि सतना में विकास की बहुत सारी उम्मीदें हैं, बिल्कुल बहुत सारे काम हैं, किया जा सकता है। मैहर हमसे अलग हुआ, माँ शारदा देवी एक हमारी पहचान थी, वो हमसे छिन गई। आगे भविष्य में अगर कभी चित्रकूट जिला बना, चित्रकूट, बिरसिंहपुर, जैतवाड़ा को मिला के मझगांव को अगर एक जिला बना दिया गया, तो सतना की पहचान क्या रहेगी? हम पहचान को मोहताज हो जाएंगे, हमारी कोई अलग से पहचान नहीं है। आज 1000 करोड़ स्मार्ट सिटी का आया और ख़त्म हो गया, तो हमको लगता है 1000 करोड़ कैसे ख़त्म हो गया। अगर हम इन 25 सालों में देखें, 25-27 सालों में, 28 सालों में देखें, 5-6 महापौर हमारे यहाँ बने, तो सतना शहर को 10 से 15 हज़ार करोड़ मिल चुका है। आखिर वो 10 से 15 हज़ार करोड़ है कहाँ, गया कहाँ, उससे हमने किया क्या? अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम एक एक सिटी, एक एक जिले का, वहाँ के नेताओं को बैठा के अलग से एक विजन बनवाएंगे। ये आखिर हमारा विजन क्या है, हम डेवलपमेंट क्या करना चाहते हैं। तो मोहन यादव जी से मैं एक चीज़ और कहूँगा कि उसमें कुछ सामाजिक प्राणियों को भी शामिल किया जाए, जिनकी अच्छी सोच हो, जिनके अंदर डेवलपमेंट का एक जज्बा हो, उनसे भी कुछ चीज़ें मंगवाई जाएं, सुझाव मंगवाए जाएं, सुझाव लिए जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने क्षेत्र को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, अपार संभावनाएं हैं हमारे क्षेत्र में भी। हम चित्रकूट को अलग कर दें, मैहर तो अलग हो ही चुका है, इसके बाद क्या संभावनाएं हैं, हम क्या कर सकते हैं। जैसे एक छोटा विजन बता रहा हूँ कि मेरे अंदर एक कल्पना थी कि हम राजस्थान में बहुत सारे हेरिटेज होटल्स देखते हैं, वहाँ के फोर्ट, किले जो हैं, तो सतना में क्यों नहीं बन सकता। तो मैंने माधवगढ़ किले को लेकर आवाज़ उठाई। शुरुआत ही मैंने जब यूट्यूब अपने चैनल की थी, तो उस समय माधवगढ़ किले को लेकर मैंने बहुत अच्छी खबर बनाई, जिसको लाखों लोगों ने देखा है। फिर कई बार मैंने इस पर खबर दिखाई, लोगों से प्रयास किया कि माधवगढ़ किले को हेरिटेज बनाया जाए। कांग्रेस की सरकार थी उस समय,
गुड़गांव के एक व्यक्ति तैयार भी थे लेने के लिए। मंत्रियों से उनकी बात करवाई, बहुत कुछ किया प्रयास, बाद में नहीं संभव हो पाया। बीजेपी की सरकार फिर आ गई। बीजेपी की सरकार में रीवा के किसी बंदे ने लिया है इसको, हालांकि उसमें कोई पॉलिटिशियन पार्टनरशिप में है ऐसा बताया जा रहा। मैं कह रहा हूँ कोई भी है, पॉलिटिशियन है, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, कोई भी है, उसे हेरिटेज बनाओ। तो अगर वो हेरिटेज बनता है तो खजुराहो और बनारस का सेंटर पॉइंट बन सकता है, एक यहाँ के क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, आसपास लोकल रोजगार बढ़ेगा। कोठी में भी एक बहुत अच्छा किला बना हुआ है, वहाँ के राजघराने के एक आदित्य प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि पर्यटन विभाग अगर मेरा ये किला ले ले, कोठी किला, तो जो चित्रकूट जाते हैं सतना से पर्यटक, उनके लिए एक बीच में अच्छा, बहुत अच्छा सा वो हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि हमको सोच पैदा करना पड़ेगा, पहले विजन रखना पड़ेगा, विजन रखना पड़ेगा। आज चाइना है, जापान है, जर्मनी है, वो छोटी छोटी जगहों को भी इतना अच्छा डेवलप कैसे कर ले जाते हैं। एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट उन्हें पता होता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है, विजन होता है, क्लैरिटी होती है ना। हमारे पास विजन क्यों नहीं है? सैकड़ों विजन है जिन पे काम किया जा सकता है और डेवलपमेंट में हम आगे जा सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सतना शहर, सतना जिला, रीवा संभाग, पूरा विंध्य रीजन, पूरे मध्य प्रदेश को लेकर बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन पहले हमारा विजन क्या है? और बाकी तो ये है कि पैसा आया, भैया वो सड़क बना दो, कल फिर इसको खोद दो, परसों ये नाली बना दो, पैसा खत्म। तो ये तो हमेशा होता रहेगा। हजारों करोड़, लाखों करोड़ पैसा आएगा और जाएगा। हम 4 चौराहे सौंदर्यीकरण नहीं कर पा रहे। सतना शहर के 4 चौराहों को पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं सौंदर्यीकरण में लगे हुए हैं लोग, और वो सुंदर ही नहीं बन पा रहे। साले कितने खराब है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। इतने गंदे चौराहे कैसे हैं ये कि उनके सौंदर्यीकरण में लोग लीपा पोती किए हैं और हो ही नहीं रहे सुंदर। तो कोई तो ऐसा ब्यूटी पार्लर होगा जिनमें इन चौराहों को डाल दिया जाए तो सुंदर बन जाए। 30 साल में तो बेचारे नहीं हो पाए अभी तक। सर, आज हमने जो पॉडकास्ट कंडक्ट किया सर, मैं इसमें अपना विचार रखता हूँ कि हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना। हाँ ठीक है, हमारे शहर के लीडर्स हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, जनता ने उन्हें चुना है, किसी भी तरीके से चुना है, वो चुन के आए हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व है, वो हमारा प्रतिनिधित्व, वो हमारे सम्मानी है, सम्मानी है, हमारे चुने हुए वो जनता कुर्सी में बैठे हैं तो हमारे लिए बहुत सम्मानी है। तो लेकिन हम सोच की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारा व्यक्तिगत किसी से मतलब, व्यक्तिगत किसी से नहीं, हमारा सिर्फ IQ से मतलब है कि हो सकता है कि हर आदमी का हर जगह IQ ना हो, बहुत जगह मेरा भी नहीं होगा, और तो सिर्फ IQ की बात। हम चाहते हैं शहर का विकास कैसे, और शहर की जनता अंत बेअंत ये चुने कि उसे चाहिए क्या, उसे अपने लीडर्स पे देखना क्या है, उसे किन किन बिंदुओं पे अपने नेताओं को चुनना रहना। और आगे भी चुनाव आएगा तो मैं इसमें एक अपनी प्रखर राह रखूंगा कि भाई प्लीज आप धर्म को लेके, जाति को लेके और किसी पंथ को किसी छोटे छोटे गुटों में बट के आप प्लीज लीडर्स मत चुनो। हैव अ ब्रॉडर एक्सपेक्ट व्हेन यू चूज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि वो लीडर है, लीडर मतलब जो समाज का नेतृत्व करेगा। तो आपका नेतृत्व करने वाला ही अगर अच्छा नहीं है तो समाज किस ओर जाएगा, आप इसी कल्पना कर सकते हो। वही तो बात मैंने रखी कि जिसको 40 साल आपने कुर्सी दे के बैठाया है और उस क्षेत्र के अधिकांश युवा दारू बेच के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अवैध शराब बेच रहे हैं, अवैध गांजा बेच रहे हैं, जुए के फड़ खिलवा रहे हैं, कहीं कोरेक्स बेच रहे हैं, तो हम युवाओं को ये दिशा दे रहे हैं तो कम से कम हम एक बदलाव तो लाएं, एक ऐसी जगह पे तो जाएं कि जो कुछ कर सके। ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए और ऐसे व्यक्ति को सामने, अच्छे व्यक्ति को आपको उसका सहयोग करना। मैं तो इस बात पे कहता हूँ कि आज वो चुनाव नहीं जीता, 4000 वोट पाए, तो 4000 वोट उसका सम्मान है। समाज में कम से कम 4000 लोग तो ऐसे हैं जो कंसर्न है कि हाँ चीज़ें सही होनी चाहिए। सर, मैं ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप भू माफिया, बालू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, भौकाल कल्चर को आप लेके आओगे तो आपको अच्छा नेता नहीं मिलने वाला। शहर में बड़ा गड्ढा बड़े नेताओं को इसलिए नहीं दिखता क्योंकि 50 लाख की गाड़ी का जो सस्पेंशन होता है वो भी 4 लाख का आता है।
तो अगर जो 50 लाख 60 लाख की गाड़ी में बैठ के चल रहा है तो वो आपकी गरीबी नहीं जानेगा, वो आपके दुख दर्द को नहीं जानेगा। तो आपको जमीन से उठे हुए व्यक्ति को लेके आना पड़ेगा ताकि वो आपकी गरीबी को समझे, आपके दुख दर्द को समझे। 50 लाख से उतर के गरीबी नहीं समझी जा सकती है, ये फैक्ट है। तो ये हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने दृष्टियों को जागृत करें, स्वार्थ में ना आके ये मेरा उससे कनेक्शन है, ये शहर के विषय में सोच के अपना निर्णय लें, अपनी विचार को बनाएं। और हमसे अगर मेरे से अगर कोई गलती हुई हो या हमसे इस पॉडकास्ट के थ्रू किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। हमारा कंसर्न शहर का डेवलपमेंट है, हमारा कंसर्न ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा कंसर्न ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, हमारा कंसर्न ग्रोइंग एजुकेशन सिस्टम है, ग्रोइंग हेल्थ है। सो प्लीज़ हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा शहर अच्छा बने, क्योंकि हमें उसके प्रति प्रेम है। बस हम उस प्रेम को इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस बात के थ्रू रख रहे हैं। आज का हमारा आपका सफ़र यहीं तक था। इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने सतना शहर की राजनीति, सतना शहर के विकास पे रोशनी डालने की कोशिश की है। हमारा उद्देश्य किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना ना था, ना है, ना रहेगा इन फ्यूचर। हमारी बात किसी को दिल से लगी हो तो मैं आप सभी से छोटा हूँ, आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। फॉर सीइंग सच मोर क्लिप्स, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल यथार्थ क्रिएशन स्टूडियो।